पर इतिहास हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री जो कि आप मैट्रिक एग्जाम टेंथ जो कि टेंथ में आप वीआई क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 को कराने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट वीआई क्वेश्चन 2025 के आधारित में। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वीआई है। चलिए ओके। यूरोप में राष्ट्रवाद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वीआई है। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो क्वेश्चन 1848 ईस्वी कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे जो कि निम्नलिखित है, जिसे आप लोग उत्तर देना है कि निम्नलिखित 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। प्रमुख कारण कौन कौन थे हम नंबर 1 देंगे और उसके हम डिनोमिनेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देंगे, जिसे डिनोमिनेशन 1 करेंगे क्या है? मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव। तो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग नीच वर्ग, इस आप वर्ग जानते ही होंगे कि मध्यम वर्ग प्रशासन, जो माध्यम होते जो मिडिल वर्ग, इसका हम मिडिल फैमिली से गुजरते हैं, तो उसको हम मध्यम वर्ग के डिनोमिनेशन हम डिनोट करेंगे। तो मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा मेरा क्या कहा था? दूसरा कहा था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दल जो संगठन का अभाव करवा देता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा हम पॉइंट में डिनोशन कर देते हैं कि संवाद समाजवाद जो समाज में वादा उत्पन्न करता है, उसका प्रसार हम करेंगे। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसा लोग रहते हैं जो समाज में ऐसा ऊंच नीच बात बोलते हैं जो हमारे और आपके बीच में अंतराल पैदा कर देता है। उसको समाज का हम प्रसार इस तरह करेंगे कि ताकि आगे जो समाज है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। चौथा पॉइंट हम डिनोशन कर देंगे कि लुई फिलिप की नीति की असफलता। जिसके आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक एग्जाम देंगे और उसके में बहुत सारे मिनिमम 99% तो सफल ही हो जाते हैं। 1% जो होते हैं जो इधर उधर करते हैं वो सफलता हो जाता है। इसीलिए लुई फिलिप की नीति में कुछ ऐसा नीति अपनाई जो कि उसमें वो असफल रह गए थे। तो इसको हम डिनोशन 100% कर लेना, ताकि आगे चल के हमें ये पॉइंट याद करने के एक तरह से मोनोडाट ही लो। तीसरा हम जैसे कि क्वेश्चन इसके कुछ नोट लेना, जैसे कि नोट कर लेंगे। इसको नोट हम कर लेंगे कि हाँ, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण, इस क्रांति के जो प्रमुख कारण जो लुई फिलिप की नीति और जनता, इस यहाँ हम नीति और जनता के बारे में कुछ जानने जाएंगे। जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा है, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ था। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जर्मनी में एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी? जर्मनी की एकीकरण में क्या क्या बाधा आई थी? तो हम सिंपल से कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, वो बाधा आए थे। जैसे हमारे बिहार राज्य थे, बिहार राज्य में बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होती है। बिहार राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट यानी 38 जिला है। तो सभी के 38 जिला में हमारे ऑटोमेटिक है कि पटना जैसे जिला की तुलना में सभी जिला नहीं आ सकता है। तो इसलिए कुछ छोटे छोटे राज्य हैं इंडिया यानी भारत में, कुछ ऐसे छोटे छोटे राज्य हो सकता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, इसे हमारे राज्य छोटे छोटे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो लगभग छोटे छोटे राज्य हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे कि इन राज्यों को वैध राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा पॉइंट क्या था? राजवाद की भावना का अभाव। चौथा था ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप कर लिया। यही बात आई थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो हस्तक्षेप कर लिया, यही सबसे मेन कारण बन गया था हमारा।
तीसरा हमारा कहता है कि चौथा कहता है मैट्रिक में प्रतिवादी की नीति क्या थी। हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन कहता है। तीसरा क्वेश्चन हम मेंशन करेंगे कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताएं। वियना कांग्रेस ये उतना वीवीआई नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। जैसे वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों बताएं। जैसे वियन सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी नेपोलियन द्वारा पराजित, देखिए नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। देखिए राजवंशों की पुनर्स्थापना, उसको पुनः दोहराया गया, दोहराने का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बोर्बो राजवंश की फिर स्थापित किया गया, उसको फिर से स्थापना कर लिया गया ताकि कोई तरह के कठिनाई हमको नहीं करना पड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फ्रांस में लुई 18वां देखिए क्यों है 18वां में राजगद्दी सौंप दी गई। फ्रांस में लुई जो था वो 18वां राजगद्दी को सौंपी गई। आपका जो है ना MCQ पूछा जा सकता है क्या कि फ्रांस में लुई 18वां की राजगद्दी सौंपी, यानी कब सौंपी गई। तो MCQ में देखा 18, 17, 19, 20, तो आपको टिक आउट 18वां करना है। और इटली क्या कहता है, इटली में ऑस्ट्रेलिया राज परिवार, कौन ऑस्ट्रेलिया राज परिवार, ऑस्ट्रेलिया राज परिवार के बारे में कुछ बताया गया कि जो सत्ता सौंपी गई थी नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज, कितना राज 39 राज, कितना 39 राज को सौंपी गई थी, 39 राज को सौंपी गई थी, जो कि जर्मनी महासंघ में भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियन व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें वियन कांग्रेस की 2 उपलब्धियां हैं, 2 ही उपलब्धियां बताना है आपको, मेंशन करना है कि पहला उपलब्धि सिंपल सी बता देना कि फ्रांस में लुई 18वां के राजगद्दी सौंपी गई। दूसरा सिंपल सी बात बताना है कि नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज, कितना राज 39 राज, कितना 39 राज, 39 राज को राज्यों को जर्मनी महासंघों में भंग नहीं किया गया। बस 2 ही पॉइंट था। तीसरा क्वेश्चन है क्या हमारा, इटली में एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। देखिए 2020, 15, 13, 12 यानी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 21, 22, 23, 24 में अभी तक पूछा नहीं गया। उम्मीद है कि आगामी 25 में भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए इधर समझ लीजिए आप, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ। कौन सा शर्त हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का अधिक तथास्थित था। ऑस्ट्रेलिया को इटली और जर्मनी के बाहर करके ही तीनों का एकीकरण समाप्त था। दोनों राष्ट्रों को ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। किसको, देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हुआ तो सहायता लिया, किसका सहायता लिया, विदेश की, जो हमारे देश से, जैसे हमारा विदेशी, सिंपल सी बात, विदेश होता क्या है, इंडिया क्या हमारा एक देश है। इंडिया का पड़ोसी देश तो नेपाल हो गया, उससे विदेश जाएंगे। देश में बहुत सारे देश हो जाते हैं, सिंपल से लेते फिलहाल में पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इस हमारा विदेश में होता है। विदेश की जाने के लिए हमको क्या, पासपोर्ट चाहिए। चलो उससे मेंशन। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है, मेजिन कौन था। देखिए हमारा मेजिन साहब है। तो मेजिन साहब कौन थे, मेजिन युवा इटली संगठन का संस्थापक। मेजिन इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य कौन थे, कार्बोनरी, जो हमारा कार्बोनरी तो उसका क्या था, एक सदस्य था। कौन, मेजिन कहाँ का था, कार्बोनरी का सदस्य था। जो इटली का संस्थापक मेजिनी थी। वह सेनापति होने के कारण साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थन तथा साहित्यकार भी क्या था। 1830 ईस्वी में नागरिकों आंदोलन द्वारा उनकी उत्तरी और इटली में एकीकृत राज्य स्थापित, इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वो सफल रहा। देखिए सिंपल सी बात है कि उत्तरी और इटली, उत्तरी भाग जैसे नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तरी भाग जैसे कि हमारे बिहार की
बिहार जैसे पटना, पटना के उत्तर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो पटना के उत्तर में स्वाभाविक है कि हमारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, ये सब क्या उत्तरी भाग में आ जाता है। उसको हम उत्तरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तरी बोल सकते हैं। तो क्या उत्तरी और इटली, मध्य इटली, मध्य मतलब बीच का सेंटर जो, तो उसका मध्य बोलते हैं। जो मेरा बीच का होता है उसको मध्य बोलते हैं। तो मध्य जो होता है, मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वो सफल रहने पर उन्हें इटली का पलायन करना पड़ा। क्यों जो है ना, वो सफल हो यानी विफल हो गया। जो मंथन कर रहा था हमारे मेजनी साहब जो है कर रहे थे, वो सफल रहा। कब? 1845 में वो पलायन ही बनाया कि हम वापस चले जाते हैं। कब? 1845 में। वे मेटरनिख की पराजय के बाद मेजिन पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। कब? 1845 में। कब? मेटरनिख आए। वो कब आए? मेटरनिख आए। इटली का एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा। उससे पलायन करना पड़ा। मेजिन कितना असफल यानी मिनिमम मेजिन दो बार असफल रहा। तो किंतु इस बार असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजिन को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। कहाँ का मसीहा कहा जाता था? राष्ट्रीय नेशनल यानी राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। ओके, यहाँ तक डन ही होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गेरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। सिंपल सी बात, इसके बारे में कुछ 2 पॉइंट लिखना है कि इसके बारे में क्या क्या काम किए हैं। तो सिंपल पहले कहें कि ज्यूसेप गेरिबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कब? 1807 यानी 1807 में। कहाँ पर? नीस नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशों से एक नाविक था। और मेजिन के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में वे काबुल के प्रभाव से आकर सार्वभौमिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। गिलिबारी की सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिण इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां स्वतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गिलिबारी ने सिसिली के नेपल्स में आक्रमण किया। इन प्रांतों अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश निरंकुश प्रशासन तंग होकर गिलिबारी का समर्थन बन गई। कब? देखिए, जब सिंपल सी बात है, समझ 1 मिनट। हम क्या कहता है कि ज्यूसेप गेरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशों के क्या था? वह पेशों एक नाविक था। क्या था? वह एक पेशों का नाविक था। आप सबको पेशा क्या है? सबका मम्मी पापा मजदूरी करते होंगे, किसी का मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या है? पेशा किसान है। किसी के पापा राजमिस्त्री होंगे तो राजमिस्त्री कहते होंगे कि हमारा मकान बनाता है। बस इसी को तो पैसा। तो पैसा क्या? नाविक था। मेन पॉइंट है नाविक। और मेजिन के विचारों को समर्थक था, परंतु बाद में काबुल पे प्रभाव आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। तो नेक्स्ट 1862 में गिरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। कब? गिरिबाल्डी ने 1862 में कब किया? 1862 में और रोम पर आक्रमण करने का प्लान बनाया कि चलो हम उस पर आक्रमण कर देते हैं। तो काबुल ने गिरिबाल्डी को इस अभियान का विरोध करते हुए रोम को दशा की फिल्मन की सेना भेज दी। जैसे कि आप सब प्लानिंग बनाए होंगे कि बोर्ड एग्जाम आएगा, तब मैं 1 महीना पहले पढ़ूंगा। और क्या होता, आज आपका प्लान दोस्त लोग जन जाते हैं और आप जब पढ़ते लिखते नहीं है तो उस पर आप मजाक बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब वो प्लान किया कि 1862 में चलो हम रोम पर आक्रमण करेंगे, जब आक्रमण करने का योजना बनाए तो काबुल यहाँ देखिए, काबुल ने गिरिबाल्डी यानी हाँ चलिए 1862 में
गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण का योजना बनाई। योजना बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जब योजना बन गया तो गरिबाल्डी को इस आक्रमण का विरोध किया। कौन किया? काबुर ने किया। विरोध किया कि रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। क्या रोम, जैसे कि आपको वर्क करते हैं, वर्क करने समय कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग बनाते हैं कि घर, मान लेते हैं घर बना रहे हैं। घर बनाने के रीजन होता है कि हम किससे घर बनाएं। हम पहले घर बनाने के बाद डिजाइन बना शो कर देंगे, हम इस तरह घर बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बगल वाले लोग क्या हमारा कुछ ना कुछ कॉपी कर लेंगे। तो इसलिए 1862 में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई। तो काबुर इस बात के जान गए कि हमारा गरिबाल्डी है ना रोम पर आक्रमण करेंगे, तो उसके रक्षा के लिए, किसके? रोम के रक्षा के लिए पिनमाउंट की सेना भेज दिया कि पिमोन के सेना को बोला जाए आप रोम, क्योंकि हमारे गरिबाल्डी साहब ने है वो रोम पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करने पर तो हो सकता है रोम को नुकसान होगा। रोम को नुकसान होने के कारण उन्होंने रक्षा के लिए कहा पिंडमाउंट की सेना भेज दिया। पिंडमाउंट की सेना भेज दिया। अभियान के बीच में ही, जैसे अभियान कुछ चल ही रहा था, तो उसके बीच में ही गरिबाल्डी की काबुल से भेंट हो गई। किसे? काबुल से भेंट हो गई और रोम अभियान वहीं खत्म हुआ। क्या? रोम का अभियान वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि गरिबाल्डी को पता चल गया है कि हमारा पलायन जो है रोम को पता चल गया होगा, और वो अभियान को तुरंत पलायन यानी डाइन यानी खत्म कर दिया। दक्षिणी, सिंपल सी बात, दक्षिणी इटली में जीते गए क्षेत्रों को गरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। गरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा। क्या? साधारण किसान का, किसका? किसान का जीवन जीने लगा, सभी समर्पित कर दिया। और वो क्या, एक बोला हम एक आम जनता, हम किसान हैं, हम अपना जीवन स्वयं जिएंगे। इसके त्याग कर देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया। और उदाहरण संसार में इतिहास को बहुत कम मिलती है, और गरिबाल्डी को इस चर्चित पर भारत स्वतंत्रता संग्राम का बहुत प्रभाव है। क्या? बहुत प्रभाव पड़ गया। और स्वतंत्रता लाला लाजपत राय की गरिबाल्डी की जीवन लिखी। किसकी? तो लाला लाजपत राय ने स्वयं गरिबाल्डी के जीवन के बारे में लिख दिया। सिंपल सी बात है। जैसे आप लोगों को जैसे बोलेगा कि गरिबाल्डी के कार्य पर चर्चा करें, तो सिंपल सी बात है कि जियोस गरिबाल्डी का जन्म 1807 में नासिक नामक नगर में हुआ था, और वे क्या पेशे से नाविक था। और उन्होंने गरिबाल्डी के सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों के एकीकरण पर स्वतंत्र का स्थापना करने में प्रयास किया। जब 1862 में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तो काबुर ने गरिबाल्डी के अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिनमाउंट की सेना भेज दिया। जब सेना भेज दिया तो उसी अभियान के बीच में गरिबाल्डी को काबुल से भेंट हो गया कि आप में हमारे बारे में कुछ उसको तो बता तो ना दिए। तो नेक्स्ट में वो क्या किए, अभियान को बीच में ही रोक दिया, और रोक नहीं, खत्म कर दिया। तो इटली में जीते गए क्षेत्रों के गरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। गरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समृद्ध कर दिया, और वो एक किसान का जीवन, दैनिक जीवन, जिसको एक नॉर्मल कंडीशन से जीने लगा, जिसको त्याग, देशभक्त और वीरता के परिचय देने की उदाहरण संसार में इतिहास को बहुत कम मिलते हैं, और जिसके स्वयं लाला लाजपत राय ने इसके बारे में लिखे। बस ओके, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ, क्या कहता है, इटली में एकीकरण में मेजिन का क्या योगदान? तो सिंपल बात है कि इटली में एकीकरण जो है मेजिन ने क्या योगदान। फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया कि मेजिन दार्शनिक साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतंत्र के विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रपात के प्रेरित होकर उन्होंने गुप्त क्रांति का संगठन, कारोबारी सदस्यता के कारण ग्रहण कर लिए। और मेटरनिक युगों के पातन के बाद इटली में मेनी का प्रभाव हुआ, और गणतंत्रवादी उद्देश्यों को प्रसार के लिए मेजिन ने 1831 में वाराणसी में यंग इटली, कौन सा इटली, यंग इटली की स्थापना की है। इस सदस्यों को उसने युवाओं को बनाया। इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव मुक्त करना था। क्या था उसका? एक ही उद्देश्य था, क्या कि
यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य यही तक ऑस्ट्रेलिया से प्रभाव को मुक्त एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन को इटली का सारा बुलंद किया। उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजिन को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ गया। वहीं से उन्होंने अपनी रचनाओं को इटली को स्वाधीनता संग्राम में परिणत करना चाहा। मेजिन को इटली के एकीकरण का पेगवर कहा जाता। क्या कहा जाता था? पेगवर कहा जाता है। बस नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूरोपीय राष्ट्र इतिहास में घटों का क्या अर्थ है? सिंपल से अर्थ इसको बताना, कौन सा अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। छोटे शब्दों का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोप शहरों का यहूदियों की एक बस्ती के लिए एक बस्ती के लिए किया गया है, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म जाति के संबंध पहचान वाले युग की रहने वाले इंगित करता है। इसी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। मेटरनिक युग क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट 100% ही आएगा। सेट लगाए जब लगाइएगा तो आपको सेट नंबर 4 में पूछा गया है कि मेटरनिक युग क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने 1815 से लेकर 1848 तक, कब 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल में मेटर युग कहते हैं। कौन काल? 1815 से लेकर 1848 को मेटर युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था कि और क्रांति का चोर विरोधी था। यह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा शांति विरोधी भावनाओं को समर्थक था। यह राजाओं को देवी अधिकार के विश्वास रखता था। राष्ट्र देखते मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी विदेश भूगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश को रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त का भावना है जो उसमें स्वप्रेम और एकता को स्थापित करती है, और भावना आधुनिक विश्व राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए परिमाण है। सिंपल सी बात है कि ये राष्ट्रवाद में किसी विशेष भूगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता की स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में पुनर्जागरण के लिए परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह की सहायक हुआ? जब यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद फैलने लगा, सिंपल सी बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह के सहायक हुआ। मतलब सहायक मतलब एक सहारा किस तरह हुआ देखते हैं। तो नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। कौन थे? भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित पदों को एकीकरण कर दिया। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीति के रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों के राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समता एवं राष्ट्रीय अधिकार नवीन समाज को निर्माण करने के देशों को कर दिया गया। इस दृष्टिकोण हम नेपोलियन को क्रांति का व्यवस्थाविक अधिभुक्त कह सकते हैं, जिसके यूरोप में दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी जाती है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 100% पूछेगा। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद राष्ट्र अमेरिका और राष्ट्रवादी राष्ट्र के बीच लक्ष्य रूप से युद्ध न होकर वाक युद्ध के द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता। अनिश्चित युद्ध, सिंपल सी बात है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाकद्वंद के द्वारा एक दूसरे की नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की नीचा कैसे दिखाते हैं? जैसे है कि हम कोई भी चीज़ का मेंशन लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे कि
ये हाँ नीचा। हाँ सिंपल सी बात है कि आप कोई भी कास्ट है, अब अपना कास्ट होंगे, अब वैसा कास्ट जिसको आप नीचा कहते होंगे, जैसे कि हम लोग नीचा कर दें, हमारी सरकार ने उसको आरक्षण दिया, जैसे SC ST लोग होते हैं, उस सबको हमारा गवर्नमेंट ने आरक्षण दे देगा, तो उस सबको निम्न जात, उच्च जात, नीची जात, तो वह नीची नीची दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध में भी कभी हो सकता है, युद्ध कभी भी हो सकता है। तीसरा को 13वां क्वेश्चन नंबर क्या, फ्रांस फ्रांस की लुई 1830 की क्रांति की स्थापना व्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। चांसलर दासमा क्या है, दासमा के प्रत्येकवादी शासन का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। बोर्बो वंश के स्थापना को ओसेंसियन देश का सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक को उत्तरवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन की सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तहरीर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल से लास्ट क्वेश्चन ही होगा हमारा। हाँ 1830 में क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो 1830 में क्रांति का क्या प्रभाव था? पहला प्रभाव यही है कि 1830 ईस्वी में क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इन देशों में कट्टर सत्तावादियों को प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा क्वेश्चन रहा कि इस क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति को सत्ता के प्रति जागृत किया। तीसरा क्वेश्चन है कि इसका प्रभाव पूर्ण रूप से यूरोप पर खड़ा हुआ। कहाँ? यूरोप में खड़ा हो गया। सभी यूरोपवासियों को राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवादी विकास का मार्गदर्शन हुआ। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं बाहरी तत्कालीन व्यवस्थाओं के राष्ट्रीय प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। हाँ इस सब नहीं क्वेश्चन, इससे आपसे क्यों नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ये सब VVI नहीं है, ये सब पढ़ना नहीं है, बस उतना ही VVI था। TMC ये सब पूछेगा नहीं कभी। ओके द थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे हिस्ट्री का, इतिहास का दूसरा इतिहास का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे 10th का। इसी तरह बने रहिएगा। ओके थैंक्स।